हेलो विद्यार्थियों। आज हम अपनी चर्चा के अंतर्गत एक और जो बड़ा मुद्दा लेके आए हैं वो है जाति और राजनीति। इसके अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भारत में जाति जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति जो है वो जाति को प्रभावित करती है। यानी जाति और राजनीति के बीच में एक बहुत गहरा गठजोड़ जो है वो हमें कैसे दिखाई देता है, इस चीज की चर्चा हम लोग आज की कक्षा में करेंगे। तो हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की जो अभिव्यक्तियां देखी हैं, जो तरीके हमने देखे हैं, वो विभाजन अपने जो है वो हमने पहला लिंग के आधार पर देखा था, दूसरा हमने धर्म के आधार पर देखा था, और ये जो तीसरा विभाजन है वो हम लोग देखेंगे जाति के आधार पर। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरा क्या है, नकारात्मक और नुकसानदेह है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस चीज को, यहाँ आप लोग देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। यानी इससे पहले इस चैप्टर में हमने दो चीजों को लेकर चर्चा की। अपना जो सामाजिक विभाजन है उसमें हम लोग दो चीजें देख चुके हैं। पहला जो विभाजन रहा था वो हमने देखा लैंगिक विभाजन, और दूसरा जो देखा वो देखा हमने धार्मिक विभाजन। अब यहाँ आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इनमें जो पहली चीज रहती है, यानी जो लैंगिक विभाजन रही है, वो तो क्या रही है, सकारात्मक और लाभदायक रही है, क्योंकि उससे महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हमें मिली है। महिलाएं जिस चीज की मांग लंबे अरसे से कर रही थी उन्हें वो चीज उपलब्ध हो पाई है। लेकिन दूसरी चीज जो है वो क्या है, नकारात्मक अथवा नुकसानदेह है। यानी हम लोग धर्म को लेकर जब सांप्रदायिक बन जाते हैं तो ये चीजें देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरा है, और इसीलिए इनको क्या माना गया है, नुकसानदेह। अब हम लोग राजनीति के एक प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करेंगे, और इसके भी हम लोग देखेंगे कि एक तरफ जहाँ इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव आते हैं, परिणाम निकल करके आते हैं, तो दूसरी तरफ क्या है, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। यानी जाति व राजनीति के भी दोनों ही तरह के पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो वो करेंगे जातिगत असमानताओं से, यानी जातियों को लेकर के किस तरह की असमानताएं हैं। लिंग और धर्म जो है इस पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है। आपके लिए एक अलग चीज यहाँ आपको सीखने को समझने को ये मिलेगी। क्या कहा जा रहा है कि लिंग और धर्म को लेकर तो विभाजन है वो पूरी दुनिया में है, लेकिन जाति पर जो आधारित विभाजन है वो सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है ना, आश्चर्यजनक बात। यानी जाति पर आधारित जो विभाजन हम देख रहे हैं वो दुनिया में केवल और केवल कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। और सभी समाजों में कुछ है समानताएं, और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। टोटल दुनिया के समाजों की अपन लोग जो बात करते हैं तो वहां पे उनका जो श्रम का विभाजन है वो भी हमें देखने को मिलता है। काम धंधे जो है वो किस हिसाब से बंटे हुए हैं ये चीज भी हमें पता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी जो पेशा मतलब काम धंधा जो है, बिजनेस जो है उनका, वो एक पीढ़ी से क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। मतलब पैसा आपका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो भी सकता है। आप लोग मान लीजिए कि आपके पापा जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं एक क्रिकेटर बनूं, या मैं एक सिंगर बनूं, या मैं एक डॉक्टर बनूं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके पापा और आपकी पीढ़ी में क्या हो गई है, चेंज हो गई हैं। लेकिन जाति जो है वो आपकी कभी चेंज नहीं हो सकती। जिस जाति में आप पैदा हुए हैं ताउम्र आपकी जाति वही रहनी है। इसलिए ये कह रहा है कि जाति व्यवस्था क्या है, इसका एक बहुत ही अतिवादी और स्थायी रूप है जो कभी चेंज नहीं होता है। मतलब आपका पेशा बशर्ते चेंज हो सकता है, लेकिन आपकी जाति क्या नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में अलग भी है, और इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। मतलब पेशा के वंशानुगत विभाजन का मतलब क्या है यहाँ वो समझिए। यानी भारतीय समाज को जब हम लोग देखते हैं, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि अपने यहाँ जो कुछ जातियां हैं
उनका एक विशेष पेशा है, या आप लोग यूं के मान लीजिए कि कुछ पेशे ऐसे हैं जो किन्हीं विशेष जातियों के ही माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोने के आभूषण बनाने का काम भारत में कौन करते हैं? सुनार लोग करते हैं, सोनी लोग करते हैं। मिट्टी के मटके अथवा पात्र बनाने का काम कौन करते हैं? कुम्हार लोग करते हैं। कपड़ों की सिलाई करने का काम कौन करते हैं? छिप्पे जो दर्जी होते हैं वो करते हैं। लकड़ी से विभिन्न प्रकार की चीजें, अपनी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ये बनाने का काम कौन करते हैं? वो सुथार लोग करते हैं, जांगीर लोग करते हैं। बालों की कटिंग करने का काम जो है, या पुरुषों की जो दाढ़ी है वो बनाने का काम कौन करते हैं? नाई करते हैं। तो अब आप लोग भली भांति ये समझ गए होंगे कि क्यों भारत में किन्हीं जातियों को उनके पेशे से जोड़कर देखा जाता है, या आप लोग यूं कह सकते हैं कि क्यों किन्हीं पेशों को किन्हीं जातियों से जोड़ करके देखा जाता है। उसकी वजह क्या रही है कि जो पेशे के वंशानुगत विभाजन है उसको अपने रीति रिवाजों में क्या मिल चुकी है? मान्यता मिल चुकी है। कहने का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि आभूषण बनाने का काम भारत में कौन करते हैं? सुनार ही करते हैं। बशर्ते ये जरूरी नहीं है, अदर जातियों के लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन अपने रीति रिवाजों में किसको मान्यता प्राप्त है? सुनारों को, कि वो आभूषण बनाने का काम करते हैं। ओके, एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। यानी जो एक ही जाति के लोग हैं वो एक तरह के पेशे में भी हो सकते हैं, और इस नाते हम ये कह सकते हैं कि वो अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी तो हो सकते हैं। उनमें आपस में बेटी रोटी, बेटी रोटी का मतलब क्या है? यानी भारत की जो सामाजिक मान्यता है उसके मुताबिक जब हम अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो किस में करते हैं? जिस जाति से हम लोग संबंध रखते हैं उसी जाति में हम शादी करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? बेटी और रोटी, अर्थात शादी और खानदान का संबंध रहता है। यानी भारत के समाज में जब हम लोग देखते हैं तो अपनी जाति से बाहर जो शादियां हैं उन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें समाज में लोग अच्छे नजरिए से नहीं देखते हैं। इसलिए हम लोग जो हैं वो अपनी ही जाति में क्या करते हैं? शादी और खानदान का रिश्ता जोड़ते हैं। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पात में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। यानी इस बात को तो आपने भली भांति नोटिस किया होगा, खासतौर से जो भारत का ग्रामीण समाज है वो लोग अपने बच्चों की शादी अपनी ही जाति में करना चाहते हैं। जैसे आप राजपूत हो तो आपकी शादी किसी राजपूत परिवार में होगी, आप ब्राह्मण हो तो आपकी शादी किसी ब्राह्मण परिवार में होगी, आप जाट हो तो आपकी शादी किसी जाट परिवार में होगी। लेकिन कई जगह हम लोग ये भी देखते हैं कि जब किसी भी प्रकार के सामुदायिक आयोजन होते हैं, शादी विवाह में जो पार्टियां होती हैं उनके अंतर्गत भी क्या होता है कि एक जाति के लोग हैं वो अलग लाइन में बैठते हैं और दूसरी जाति के लोग अलग लाइन में बैठ करके भोजन करते हैं। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं देखने में आती है। अब इससे जुड़ी एक जो और चीज है वो क्या है? वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या है वो देखिए। यानी जब हम लोग कहीं ना कहीं जातिगत असमानताओं की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये चीजें निकल करके अपने सामने आती हैं, और अभी हम उस चीज को क्लियर करने का प्रयास ये कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो रहती है ये प्राचीन भारत की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जातियों के लिए कोई जगह नहीं थी।
बल्कि उसमें वर्ण हुआ करते थे। यानी प्राचीन भारत के जो 4 वर्ण हुआ करते थे, उनमें पहला जो वर्ण था वो ब्राह्मण था, दूसरा वर्ण क्षत्रिय कहलाता था, तीसरा वैश्य कहलाता था और चौथा शूद्र कहलाता था। इस हिसाब से पूरा जो भारत का समाज था वो प्राचीन समय में इन 4 वर्णों में बंटा हुआ था। और इन सब के क्या थे, अलग अलग काम थे। ब्राह्मण जो लोग थे वो एक तरह से पढ़ने और पढ़ाने का काम करते थे, या यूं कि ये पढ़ाने का काम, तो शिक्षा देने का काम है वो खासतौर से ब्राह्मण लोग करते थे उस जमाने में। क्षत्रिय लोग जो हैं वो राज्य की, देश की सीमाओं की रक्षा का काम करते थे। वैश्य लोग जो हैं वो व्यापार, वाणिज्य और कृषि से जुड़े हुए गतिविधियों में लगे हुए थे। और शूद्र लोग जो हैं वो एक तरह से समाज की सेवा करने का काम करते थे, या उपयुक्त जो तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करने का काम करते थे। तो इसी को लेकर के अब जब बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा ये क्लियर कर लेते हैं आपके बात बोले और भेद खोले में कि वर्ण व्यवस्था आखिर है क्या। तो क्या बता रहा है, जाति समूहों का पदानुक्रम, पदानुक्रम मतलब एक तरह से एक उनका पद का अनुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे। यानी वर्ण व्यवस्था में एक जाति के लोग क्या रहेंगे, सामाजिक जो पायदान है उसमें सबसे ऊपर रहेंगे, और बाकी जातियों के लोग कर्म से उसके क्या आएंगे, नीचे आएंगे। तो किसी अन्य जाति समूह के लोग कर्मागत रूप से उनके क्या आएंगे, नीचे। इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब इस चीज को लेके हम लोग क्या देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो क्यों पैदा होती है। ये अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। यानी वर्ण व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी एक जाति अथवा एक समूह को ये लगता है कि दूसरी जाति के लोग हैं वो हमसे अलग हैं, और इसी कारण ये जो समस्या है वो पैदा होती है। इसमें अंत्यज जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। अंत्यज का मतलब जिन्हें हम लोग दलित कहते हैं, या जिन्हें हम लोग हरिजन लोग कहते हैं, ऐसी जातियों के लोगों को क्या कहते हैं, अंत्यज कहते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं वो ऊपरी जातियों के लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर उनके साथ में क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। इसकी चर्चा आपके पिछले साल आप लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और यही वजह रही है कि इस तरह के इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया गया, भारत के कुछ जो समाज सुधारक हैं उनमें नाम आ रहा है आपके ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने इस जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। अब आपके यहाँ क्या प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन से समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने भारत की जातिगत भेदभाव वाली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम किया। अथवा ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के उन समाज सुधारकों व राजनेताओं के नाम बताइए जिन्होंने भारत में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम किया। तो ये चीजें हमें एग्जाम के लिहाज से याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि किन लोगों का रोल जो है वो भारत की इस जातिगत असमानता को खत्म करने के लिए रहा है। अब यहाँ हमें कुछ बताया जा रहा है, भारत की जो सामाजिक और धार्मिक की विविधता है उसका एक नमूना जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की जो आबादी रहती है, 2011 के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक क्या है वो देखिए। भारत की कुल आबादी में जो हिंदू लोग हैं, हिंदू जनसंख्या है, उसका प्रतिशत कितना है, 79.8, यानी 79.8% लोग क्या हैं, हिंदू हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो समुदाय यहाँ है वो है मुसलमान, 14.2% लोग भारत में मुस्लिम रहते हैं। तीसरा जो है वो ईसाई 2.3, चौथे जो है उस नंबर पे है सिख 1.7, और जो अन्य लोग हैं वो 2% है। और अन्य धार्मिक समुदायों में कौन कौन से लोग हैं, बौद्ध धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, ये लोग जो हैं वो कुल मिलाकर के कितना परसेंट बनाते हैं, 2% बनाते हैं। तो इससे हमें यह पता लगता है कि भारत क्या है, किस हिसाब से धार्मिक जो है वो समुदायों की विभिन्नता वाला देश है। अब उसी चर्चा को जब अपन लोग कंटिन्यू करते हैं कि जातिगत जो भेदभाव खत्म करने के लिए उन महापुरुषों ने, समाज सुधारकों ने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं, महात्मा गांधी हैं, ज्योतिबा फुले हैं,
उन्होंने जो काम किया उससे क्या रहा, इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत जो है उसकी जाति संरचना में क्या आया, बदलाव आया। और उस बदलाव की वजह क्या रही है, इसको लेकर के आपका एक और प्रश्न यहां से बन सकता है। और वो क्या प्रश्न बन सकता है कि भारत की जाति व्यवस्था में अथवा जातिगत संरचना में बदलाव के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं। तो कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहे हैं, भारत की जातिगत व्यवस्था में बदलाव आने के पीछे मुख्य वजह कौन रही है, वो देखिए। पहला कारण आप देख सकते हो आर्थिक विकास, दूसरा कारण इसका है शहरीकरण, तीसरा कारण क्या है साक्षरता और शिक्षा का विकास, चौथा पेशा चुनने की आजादी, यानी अपनी मर्जी से आप लोग कोई भी काम करें वो, पांचवी चीज जो है वो है गांव में जमींदारी व्यवस्था का कमजोर पड़ना। ये जो पांच वजह रही है उससे क्या हुआ है, भारत में जातिगत जो संरचना है अथवा जो जाति व्यवस्था है वो कमजोर पड़ी है। अब यहाँ देखिए शहरीकरण का मतलब हम लोग हो सकता है बात बोले हुए भेद खोले में पढ़ेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं जब गांव के लोग शहरों की ओर आने लगते हैं या गांव के लोग शहरों में आके रहने लगते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। जमींदारी, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, गांव में जमींदार लोग हुआ करते थे। जमींदार वो लोग हुआ करते थे जिनका बहुत बड़ी जमीनों पर मालिकाना हक हुआ करता था और उनके नीचे बहुत सारे लोग उन जमीनों में काम करने लगते थे या काम करते थे। तो इस तरह के लोग जिनका जमीनों पर अधिकार था, मालिकाना हक था, उन्हें क्या कहते हैं, जमींदार कहा करते थे। लेकिन अब चूंकि आजाद भारत में क्या हो गया है, ये जमींदारी प्रथा खत्म हो चुकी है। तो ये जो कारण है आपके, वो पांचों कारण हमें ये बताते हैं कि जाति व्यवस्था के जो बंधन है वो क्यों कमजोर पड़े हैं अथवा वो जाति व्यवस्था जो है उतनी ज्यादा मजबूत क्यों नहीं रह पाई है। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में भी क्या आ गया है, अब बदलाव आया है। और शहरी इलाकों में तो ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखते हैं लोग कि भाई आपके साथ जो व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है या बस में आपकी सीट पे आपके बगल में बैठा है वो कौन है, या जिस होटल में आप लोग खाना खा रहे हो उसकी टेबल पे आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। इन चीजों से लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया है, जातियों को लेकर के इस तरह की चर्चाएं नहीं होती है। और हमारा जो संविधान है उसमें भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव की वहां क्या की गई है, मनाही की गई है। निषेध का मतलब होता है मनाही की गई है। और संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए किसी भी प्रकार के अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का क्या किया है, आधार तय किया है। मतलब आप लोग जाति के आधार पर किसी से भी क्या नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। और इन सब चीजों को लेकर के क्या कहा गया है कि अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ जाति व्यवस्था के संदर्भ में जो कुछ परिवर्तन हुए पिछले 100 सालों में उसको देखकर वो व्यक्ति क्या रह जाएगा, हैरान रह जाएगा। उससे बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरा भारत 100 साल में इतना ज्यादा बदल चुका है। जहाँ प्राचीन भारत में जातियों को लेकर के बंधन बहुत कठोर थे, उस भारत की जो स्थिति है वो अब बदल चुकी है और वहां जातियों को लेकर के बंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गए हैं। बहरहाल समकालीन भारत जो है उसमें अभी भी जाति प्रथा हमें मिलती है, जाति प्रथा के बंधन अभी भी मिलते हैं। और हम लोग ये नहीं कह सकते कि वर्तमान जो भारत है उसमें से जाति प्रथा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है या फिर उसे हम लोगों ने अलविदा कह दिया है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी अपने बीच में बरकरार हैं, मौजूद हैं। और अभी भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों की जो शादी है वो अपनी ही जाति अथवा कबीले में करते हैं। और स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद जो छुआछूत की प्रथा है वो भी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। हालांकि भारत सरकार ने इसके संबंध में कानून 1955 में ही बना दिया था, लेकिन अभी भी कानून बनाए जाने के बावजूद भी ये जो प्रथा है वो पूरी तरह से अपने बीच से गई नहीं है, खत्म नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में भी रखा गया, तो कुछ समूहों को क्या किया गया है, दबा कर रखा गया है। और इसका प्रभाव हमें आज भी नजर आता है कि जिन जातियों के बच्चों ने पहले से पढ़ाई लिखाई कर ली थी या उन जातियों में पढ़ाई लिखाई का जो चलन मौजूद था या जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, वो क्या है, आज भी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। बोलबाला का मतलब है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके सदस्य अभी भी क्या है, स्वाभाविक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ लिख नहीं पाए हैं या बहुत अच्छे
जॉब्स उन्हें जो हैं वो नहीं मिल पाए हैं। इसके बाद जो हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि एक जो बड़ी वजह हमें नजर आती है वो ये कि जब हम लोग शहरों की आबादी को देखते हैं तो शहरी मध्यम वर्ग जो है उसमें अगड़ी अगड़ी का मतलब ऊंची जाति वाले जो लोग हैं उनका अनुपात जो है वो असामान्य रूप से क्या है, काफी ज्यादा है। और जाति और आर्थिक हैसियत में भी क्या होता है, बहुत निकट का रिश्ता होता है, बहुत निकट का संबंध होता है। कहने का मतलब जिस जाति के लोग ऊंची जाति में शामिल थे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या है, मजबूत है। और जिन जातियों के लोगों को निचली जाति में शामिल किया गया था उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो जाति व राजनीति है इनमें बहुत निकट का और बहुत गहरा रिश्ता जो है वो हमें मिलता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो राजनीति में जाति है उसका क्या रोल है। राजनीति में जाति किस प्रकार से अपना प्रभाव है हमें दिखा पा रही है। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित होता है। जातिवाद भी किस मान्यता पर आधारित होता है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का क्या है, एकमात्र आधार है। पीछे हमने देखा है ना, जब किन्हीं लोगों को लगता हो कि किसी भी समुदाय का आधार क्या है, धर्म, तो ठीक उसी सोच पर जातिवाद इस चीज को लेकर के चलता है कि जाति ही किसी सामाजिक समुदाय के बनने की मुख्य वजह है। और इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग हैं वो स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, मतलब अपने एक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित भी क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जबकि दूसरी जाति के लोगों के हित जो हैं उनके हितों से कोई मेल नहीं खाते हैं। जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में भी देखा है। यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती है, इसका सबूत हम लोग नहीं दे सकते हैं। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, मतलब जाति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जाति ही बहुत खास नहीं है। तो जाति में जो राजनीति है उसके कौन कौन से रूप हम लोग देख सकते हैं, इन चीजों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीति में जाति जो है वो किन किन रूपों में सामने आ रही है, उसके कौन कौन से रूप हमें राजनीतिक मंचों से देखने को मिलते हैं। पहली चीज क्या बताई जा रही है वो देखिए, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है, यानी जब भी आपका लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो पार्टियां जो आपकी हैं वो उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं कि हमें किस क्षेत्र से किस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना है। तो उस संदर्भ में क्या होता है, वो चुनाव क्षेत्र जो रहता है उसमें मतदाताओं की जातियों के हिसाब से यह ध्यान रखती है कि उस चुनावी क्षेत्र में किस जाति के लोगों की संख्या कितनी मात्रा में है, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। मतलब जिस क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा संख्या में जिस जाति के लोग हैं, राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को उस जगह से चुनाव मैदान में उतारते हैं ताकि उसे आसानी से जीत मिल जाए। और जब सरकार का गठन होता है, सरकार बन जाती है चुनाव के बाद में, तो राजनीतिक दल भी क्या करते हैं, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि उनकी सरकार में जो विभिन्न जाति अथवा जो कबीलों यानी क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको क्या दी जाए, पर्याप्त जगह दी जाए। यानी सरकार जब राजनीतिक दल बनाते हैं तो उनकी सरकार में किसी एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, एक ही जाति के लोग जो है वो मंत्री नहीं बनने चाहिए, या एक ही जाति के लोग हैं वो महत्वपूर्ण पदों पर नहीं होने चाहिए। सभी जाति के लोगों के साथ में एक समान व्यवहार करने के नजरिए से हर जाति के व्यक्ति को मंत्री पद मिले या फिर सरकार में महत्वपूर्ण पद जो है वो मिले। इस बात का ध्यान जो है वो प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वो अपने नजरिए से रखता है। अब यहाँ एक बीच में अपन लोग जातिगत असमानताओं की बात देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये सारणी आपको ये दिखाएगी कि किस हिसाब से जो जातियों के अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं तो जो ऊंची जातियों के लोग हैं वो आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छे हैं, और जो नीची जातियों के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यानी ग्रामीण और शहरी के विभाजन के हिसाब से ये अनुपात जो है
वो हमें यह बताता है कि अधिकतर जो नीची जातियों के लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, और जो ऊंची जाति वाले लोग हैं वो अधिकतर शहरों में रहते हैं। और इस लिहाज से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो सभी समूह हैं उनमें अगड़ी अथवा उंचली जाति के लोग हैं वो सामाजिक हैसियत में, सामाजिक पायदान में, आर्थिक स्थिति में नीचे जाति के लोगों के मुकाबले कहीं अच्छी स्थिति में आज हैं। दूसरी चीज जो बता रही है जाति और राजनीति को लेकर के, उसमें क्या है वो देखिए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। यानी कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जब अपने बीच में वोट मांगने के लिए आता है तो वो हमसे एक जातिगत संबंध जोड़ना चाहता है कि मैं इस जाति से हूँ और आप भी इस जाति से हो तो आप मुझे वोट दीजिए। कहीं ना कहीं ये चीजें भी हमें देखने में मिलती हैं। और कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। मतलब ये है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि कुछ जातियां जो हैं वो क्या करती हैं, कुछ दलों को ही वोट देती है, या कोई जाति है वो किसी विशेष पार्टी को ही वोट देती है। ये भी अक्सर देखने में आता है। अगली चीज जो इसमें हम देख रहे हैं वो क्या है कि जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित उम्र जो कि भारत में 18 वर्ष है वो पूरी करने के बाद में हर एक व्यक्ति को क्या मिलता है, वोट का अधिकार मिलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था, यानी हम लोग क्या करते हैं यहाँ चुनाव के अंतर्गत एक व्यक्ति का एक ही वोट माना जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी प्रकार के स्टेटस से हो, वो चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, एक व्यक्ति एक वोट देता है। और ऐसा होने से क्या हुआ है, राजनीतिक दल जो हैं वो इस बात को विवश हो गए हैं कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को एकजुट करने के लिए, गोलबद्ध करने के लिए पहले से ज्यादा क्या हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। यानी अब राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो एक ही वोट डालता है। इसलिए दल क्या चाहेंगे, अधिकाधिक लोगों का समर्थन प्राप्त करना चाहेंगे। और इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच यानी निचली जाति का माना जाता था। अब इस चीज से यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था के आने के बाद में उन जातियों का महत्व बहुत बढ़ गया है जिन्हें पहले छोटा अथवा नीची जाति का माना जाता था। अब उन जातियों का जो भारतीय राजनीति में है वो महत्व काफी ऊपर आ गया है। और राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा भी बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं है। लेकिन यह बात सच नहीं है। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजों पे गौर करेंगे जो हमें यह बताएगी कि चुनाव किस प्रकार सिर्फ जातियों का खेल नहीं है। और इस चीज को लेके आपके एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है कि आप कैसे साबित करेंगे कि भारत में चुनाव जातियों का खेल नहीं है, अथवा ये यहाँ से आपको दे देगा कि भारत में चुनाव जातियों का खेल नहीं है। इस कथन की पुष्टि में आप कौन कौन से तर्क देना चाहेंगे। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपका से बन सकता है। अब हम लोग इसी चीज को देखेंगे। कुछ चीजें हमें यहाँ बताई जा रही है, कुछ चीजों पे हम लोग गौर करेंगे, कुछ पॉइंट्स हम लोग गौर करेंगे जो हमें यह बताएंगे, यह समझाएंगे कि किस प्रकार से भारत में चुनाव सिर्फ और सिर्फ जातियों का खेल नहीं है। नंबर फर्स्ट, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में, संसदीय चुनाव क्षेत्र को जब अपन लोग देखते हैं तो उसमें एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। आप किसी भी संसदीय क्षेत्र की बात कर लें जहां से कोई एक व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ता है, तो इस हिसाब से हमने पूरे भारत को क्या कर रखा है, 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रखा है। पूरा इंडिया कितने भागों में बंटा हुआ है, 543 क्षेत्र हैं अपने, और वहां से प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनाव लड़ करके आता है। तो कोई भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर सारे के सारे लोग हैं ना वो किसी एक जाति के हों अथवा फिर उन लोगों का वहां बहुमत हो।
इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। यानी जिस किसी भी व्यक्ति को चुनाव जीतना है अपने संसदीय क्षेत्र से, तो उसका काम केवल एक जाति के वोट लेने से, एक समुदाय के वोट लेने से नहीं चलेगा। उसे बहुत सारी जातियों और बहुत सारे समुदायों के लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, उनका समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा, तब उसकी क्या हो पाएगी, चुनाव में जीत हो पाएगी। तो ये वो पहला तर्क है जो ये साबित करता है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ किसका खेल नहीं है, जातियों का खेल नहीं है, बल्कि उससे कुछ आगे भी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। दूसरी चीजें क्या बता रहा है, दूसरी चीज पे ये आ रहा है कि किसी भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। यानी किसी भी पार्टी का आप लोग नाम ले लीजिए, भारत में कांग्रेस का हम लोग ले लेते हैं, भारत में हम लोग बीजेपी का नाम ले लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी का नाम ले लेते हैं। तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, या कोई भी दल ऐसा नहीं है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं होगा जो एक जाति या समुदाय के सभी लोगों के वोट हासिल कर पाए। हो ही नहीं सकता। किसी पार्टी को किसी एक जाति अथवा समुदाय के सारे वोट हासिल हो जाएं, ये इम्पॉसिबल है। और जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, वोट बैंक का मतलब क्या हुआ, कई बार अपन लोग ये मान लेते हैं कि किसी खास जाति के जो लोग हैं वो किसी खास पार्टी का समर्थन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह दो कि भाई हमारे गांव के जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग क्या कहेंगे कि ब्राह्मण लोग जो हैं अमुक गांव के, वो बीजेपी का वोट बैंक है। समझ गए आप लोग। तो यानी क्या कह रहा है कि जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। यानी उस जाति के जो ज्यादातर लोग हैं, ब्राह्मण जाति के ज्यादातर लोग हैं, वो किसको वोट देंगे, बीजेपी को। ये एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको बताया गया। तो इसको मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि भाई कोई एक जाति है ना, वो किसी खास पार्टी को ही अपना वोट देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्टी का वोट बैंक उस जाति को कहते हैं। तीसरी चीज जो बता रहा है वो क्या रहेगी, अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जाए, मतलब हम लोग मान लें कि कोई एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जिसमें किसी एक जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पे यदि आपको मैं समझाऊं, तो आप लोग मान लीजिए एक निर्वाचन क्षेत्र है बीकानेर, राजस्थान का संसदीय अथवा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है बीकानेर। और मान लीजिए यहाँ ये माना गया कि बीकानेर में जो है वो अधिकतर लोग जिस जाति से अपना संबंध रखते हैं वो किस जाति से हैं, राजपूत से हैं। तो अब जो भी पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, 2 पार्टियां, 4 पार्टियां अथवा 6 पार्टियां, क्या उन पार्टियों को कोई मना करता है कि वो राजपूत कैंडिडेट ना उतार दें? मान लीजिए आप लोग, सबसे पहले बीजेपी ने वहां किसी राजपूत कैंडिडेट को टिकट दे दी, तो क्या कांग्रेस को कोई मना करता है, क्या समाजवादी पार्टी को कोई मना करता है, क्या बहुजन समाज पार्टी को मना करता है कि भाई आप लोग राजपूत उम्मीदवार को टिकट नहीं दे सकते? मतलब दे सकते हैं। यही यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में क्या है, एक जाति के लोगों का प्रभुत्व है, तो अनेक पार्टियां क्या कर सकती हैं, उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा कर सकती हैं। मतलब सारी जातियां क्या करेंगी, इस एग्जाम्पल में राजपूत को ही अपना उम्मीदवार बनाएंगी और उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं। कुछ मतदाताओं के सामने, जैसे यहाँ राजपूत मतदाताओं के सामने क्या है, उनकी जाति के 2, 3 अथवा 4 उम्मीदवार हैं। तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने
उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। अब ये भी हो सकता है कि बीकानेर में जो रहने वाले ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनके सामने ऐसा हो कि कोई व्यक्ति जो है वो ब्राह्मणों की ओर से क्या नहीं लड़ रहा, ब्राह्मणों की ओर से कोई उम्मीदवार बीकानेर के इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहा, तो ऐसा हो पाना भी पॉसिबल है। चुनाव के अंतर्गत किसी एक ही, या यूं कहिए कि अलग अलग जो जातियां रहती है उन जातियों के हिसाब से पार्टियां कभी भी उम्मीदवार नहीं उतारती है। इसलिए ये बात तो आम है, बहुत संभव है कि हर जाति का उम्मीदवार नहीं होता। तो जिन भी जातियों के उम्मीदवार आपके सामने होते हैं, अनेक जातियों के लोग उन उम्मीदवारों को क्या देते हैं, अपना वोट अपनी पसंद से देते हैं। इसके बाद हम लोग अगली कड़ी में क्या देखेंगे कि हमारा जो देश भारत है उसमें सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ का मतलब क्या होता है, जिस भी दल की वर्तमान में भारत में सरकार हो अथवा किसी राज्य में सरकार हो उसे कहते हैं सत्तारूढ़ दल, यानी शासन को चलाने वाली पार्टी। वर्तमान सांसदों यानी जो भी सांसद चुने गए हैं, संसद सदस्य जो चुने गए उन्हें सांसद कहते हैं हम लोग। विधायकों जो आपके राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं जिन्हें हम लोग विधायक कहते हैं, इनको क्या होता है, अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इन्हें, हार का सामना करना पड़ता है। यानी जो पार्टी वर्तमान में आपके देश में राज कर रही है, आपके राज्य में राज कर रही है, वर्तमान में जो व्यक्ति आपके क्षेत्र से एमपी है यानी संसद सदस्य है, या जो व्यक्ति आपके क्षेत्र से वर्तमान में एमएलए है यानी विधानसभा का सदस्य है, उन्हें क्या हो सकता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद होने वाले चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है, उनकी हार होती है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता। मतलब यदि कोई जाति किसी एक ही जाति के व्यक्ति को, या यूं कहिए कि यदि किसी जाति के मतदाता जो हैं वो किसी एक जाति विशेष के उम्मीदवार को यदि पसंद करते, किसी समुदाय विशेष के उम्मीदवार को पसंद करते, तो यहाँ क्या नहीं होती, उनकी हार नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि लोगों की जो पसंद है वो क्या होती रहती है, बदलती रहती है। वो केवल जाति के हिसाब से वोट नहीं करते, वो केवल समुदाय के हिसाब से वोट नहीं करते हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं वो हमें ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि भारत में किस प्रकार से चुनाव सिर्फ जाति का खेल नहीं है, बल्कि वो उससे आगे भी है, बहुत कुछ और भी है। तो और इससे ये स्पष्ट होता है कि जाति की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा है, इसे हम लोग इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते, यानी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी। किंतु दूसरे कारक भी क्या होते हैं, उतने ही असरदार हैं, प्रभावी हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव किससे रखते हैं, राजनीतिक दलों से। यानी हर व्यक्ति का जुड़ाव जो है वो निश्चित रूप से अपनी जाति से तो होता ही होता है, खासतौर से वोटर की बात करें, मतदाता की बात करें, लेकिन वो उससे भी ज्यादा जुड़ाव किससे रखता है, राजनीतिक पार्टियों से, दलों से भी जुड़ाव रखता है। और एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोग भी होते हैं, और इस कारण उनके हित भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अमीर के हित अलग होंगे और गरीब के हित अलग होंगे, जबकि वो क्या हो सकते हैं, सारे लोग किसी एक ही जाति से हो सकते हैं, किसी एक ही समुदाय से हो सकते हैं। और एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को क्या देते हैं, अपना वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर क्या होता है, निर्णायक प्रभाव पड़ता है। यानी सरकार आपकी कैसे काम कर रही है, लोग उसके कामकाज को देखते हैं। दूसरी बात, जो नेता हैं वो लोगों में कितने के पसंद किए जाते हैं, ये सब चीजें जो हैं वो क्या डालती है, आपके चुनावों पर निर्णायक असर डालती है। तो कहने का मतलब सिर्फ जाति ही चुनाव को प्रभावित नहीं करती है, किसी भी सरकार का कामकाज और किसी भी नेता की जो लोकप्रियता जो रहती है, उसकी जो पॉपुलैरिटी रहती है लोगों में, वो भी चुनाव के नतीजों को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जाति के अंदर राजनीति कैसे हो रही है, यानी जाति के अंदर राजनीति का रोल जो है वो क्या है। तो अभी हमने इस चीज पे गौर किया कि राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। क्या देखा अभी तक हमने ये देखा कि राजनीति में किसकी, जाति की क्या भूमिका है। यानी
राजनीति को जाति कैसे प्रभावित कर रही है, आप लोग यूं मान लीजिए, ये देखा हमने राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में देखा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है, मतलब जाति और राजनीति के बीच में एक तरफा संबंध हो, ऐसी बात नहीं है। तो राजनीति में भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था, यानी राजनीति में भी क्या होगा, जातियों को राजनीति के अखाड़े में ला करके जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित किया जाता है। यानी केवल राजनीति जाति को प्रभावित नहीं करती है, जाति भी क्या करती है, राजनीति को प्रभावित करती है। समझ गए होंगे आप लोग। और इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, राजनीति क्या नहीं होती, जातिग्रस्त नहीं होती है, जाति भी क्या हो जाती है, राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यानी साधारण शब्दों में आप लोग कहें तो आप यूं कह सकते हैं कि न केवल राजनीति जाति को प्रभावित करती है, बल्कि जाति भी राजनीति को प्रभावित करती है। ओके, और यह जो चीजें हैं वो किन किन रूपों में हमारे सामने आती हैं, इसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।